तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि मेरा पहले वीडियो में आप लोगों ने देखे हैं आर्थिक क्रियाओं की समझ, और उसमें मैंने जो अर्थशास्त्र के जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत करा दिया हूँ। तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की गणना क्यों और कैसे करें उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो किसी भी राष्ट्र के कुल उत्पादन को जानने के लिए हमें राष्ट्र की सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन को जानना आवश्यक है। सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल उत्पादन को जानना आवश्यक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, लेकिन सभी को एक एक जोड़ पाना मुश्किल होता है ना। और सभी को संख्या रूप में नहीं करते बल्कि उसको हम मुद्रा के रूप में मापते हैं। कुल उत्पादन कितना हुआ उसमें गुणा कर देते हैं प्राइस का, फिर हमको मुद्रा के रूप में वो प्राप्त हो जाता है। मुद्रा रूपी मापदंड का प्रयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य है उसके योग हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 500 किलोग्राम शक्कर 30 रुपये प्रति किलो दर से बेची जाती है, तो शक्कर का मूल्य 15,000 हो गया है ना। इसको मैं आप लोग को तालिका के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर तालिका के माध्यम से आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। तालिका बना दिया हूँ, इसमें तालिका से समझने में आसानी होती है। जैसे देखिए क्रम दे दिए हैं। पहला क्रम में है वस्तु या सेवाओं का नाम, पहला क्रम है, दूसरा वस्तु या सेवाओं का नाम है, तीसरा मात्रा है, चौथा दर है रुपये में, और पांचवा कॉलम है योग रुपये में। तो हम पहला क्रम का देखते हैं। वस्तु है शक्कर और इसका 500 केजी मात्रा है, और प्रति केजी का कीमत कितना है, 30 रुपये है। तो 30 को हम 500 से गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा है ना। 30 शून्य शून्य 30 शून्य शून्य और 30 पंचे 150, तो कितना हो गया, 15,000 हो गया। उसी प्रकार दूध है 100 लीटर और प्रति लीटर दाम है 30 रुपये, तो 100 लीटर का कितना हो जाएगा, 30 शून्य शून्य 30 शून्य शून्य और 30 एकम 30, तो हो गया 3,000। उसी प्रकार आँख का ऑपरेशन, कोई मरीज है आँख का ऑपरेशन, डॉक्टर है वो आँख का ऑपरेशन करता है, और उसके बाद 10 मरीज है ना, और एक मरीज का फीस 5,000 है, तो 10 मरीज का कितना हो जाएगा, 50,000। 10 शून्य शून्य 10 शून्य शून्य 10 शून्य शून्य 10 पंचे 50, तो कितना हो गया, 50,000। अब सभी का हम टोटल कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसको जोड़ दिए 15,000 3,000 15 3 18,000 और ये 50, मतलब 50 10 60 5 65 3 68, तो कितना हो गया, 68,000 हो गया। तो हम इस प्रकार से वस्तु और सेवाओं को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। अगर हम 10 मरीज कहते तो ये नहीं बनता, 100 लीटर दूध कहते तब भी नहीं बनता, 500 केजी, इसको हमको मुद्रा के रूप में ज्ञात करना जरूरी है। मुद्रा के रूप में ही हम उसको ज्ञात करते हैं, तो 68,000 कुल मूल्य हो गया सेवा का। उत्पादन को जानने के लिए तीनों वस्तु का या सेवा का मूल्य को जोड़ा, परंतु अब हमको सकल जीडीपी ज्ञात करना है, सकल घरेलू उत्पाद, तो हम किस वस्तु को का मूल्य को जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ऐसे जिसका बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे गन्ना है, गुड़ बनाने के लिए उपयोग होता है, शक्कर बनाने के लिए उपयोग होता है, और ऐसे ही खाने के लिए भी, रस पीने के लिए भी। तो गन्ना का कौन सा रूप को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करें, तो इसके लिए हम अंतिम वस्तुओं को शामिल करेंगे। किसको करेंगे, अंतिम वस्तु। जैसे मान लो गन्ना का रस निकाल कर पी रहे हैं, तो उस समय वो क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। तो गन्ना का रस पीना अंतिम वस्तु हो गया। अगर उसको शक्कर के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो हम शक्कर का रेट को लेंगे, गन्ना का नहीं, है ना। गुड़ बनाकर उसको उपयोग किया जा रहा है तो गुड़ का रेट को जोड़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद में, गन्ना का नहीं। तो हम क्या करेंगे, अंतिम वस्तुओं का मूल्य को शामिल करेंगे। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, उसको उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो एक उदाहरण से हम समझते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हुई भी इससे जानकारी हुई। जैसे किसान है, एक किसान के पास 100 किलोग्राम धान है और उसको 10 रुपये प्रति किलो की दर से
राइस मिल में बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपये। हम यहाँ पर 100 गुणित 10 कर दिए तो कितना प्राप्त हो गया, 1000 विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। उसके बाद उस राइस मिल वाला उस 100 किलो धान को चावल बना करके, चावल बनाने पर हो गया मान लो 60 केजी चावल हो गया, और उस चावल को 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। और उसी 60 केजी चावल को दुकानदार मुरमुरा बना करके 55 केजी मुरमुरा बना करके 50 रुपए की दर से बेच रहा है तो वो कितना का हो गया, 2750 रुपये का। तो जो 2750 रुपये है उसमें दोनों रेट जुड़ा हुआ है, 1000 और 1200 जो है वो जुड़ा हुआ है। और यही क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। तो हमको ये मध्यवर्ती वस्तु का रेट को नहीं जोड़ना है, बल्कि किसको जोड़ना है, ये अंतिम वस्तु का मूल्य को। अंतिम वस्तु है उसका मूल्य को हमको सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ना है। तो देखो ये यहाँ पर 100 केजी जो धान था वो भी मध्यवर्ती वस्तु हो गया, फिर 60 केजी चावल बना वो भी मध्यवर्ती वस्तु हो गया, और जो मुरमुरा बनकर लास्ट में उपभोक्ता के पास पहुंचा वो क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। और उसी अंतिम वस्तु को हमको सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में जोड़ना है। और ये 2750 रुपये, उसमें 1000 और 1200 जुड़ा हुआ है, कितना हो गया, 1000 और 1200 मिलकर 2200 हो गया, और 550 रुपये और जुड़ गया इसमें, इनका जो प्रॉफिट हुआ है तो उसको मिलाकर कितना हो गया, 2750। मतलब ये रेट जो 1000 है वो और 1200 भी इस 2750 में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको जीडीपी में ये दोनों को नहीं जोड़ना है। केवल अंतिम वस्तु का जो मूल्य है जो उपभोक्ता तक पहुंच रहा है उपभोग करने के लिए, उसी वस्तु को मूल्य को हमको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ गए कि धान और चावल जो है, जो यहाँ पर 100 केजी धान है और जो यहाँ पर 60 केजी चावल है, वे क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। कौन सी वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है। अगर हम इन दोनों को भी अगर सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ देंगे तो फिर दोहरी गणना हो जाएगा। तो हमको दोहरी गणना से बचने के लिए, दोहरी गणना जैसी समस्याओं से बचने के लिए हमको केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ना होगा। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कुल उत्पादन के लिए मूल्य संवर्धन विधि। पिछला वीडियो में हमने दूसरे विधि से कुल उत्पादन ज्ञात किया था, और इस वीडियो में हम कुल उत्पादन के लिए मूल्य संवर्धन विधि ज्ञात करेंगे। इसी जो तालिका के माध्यम से मैं पिछला वीडियो में समझाया था, उसको नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्रमांक 1 में धान वस्तु है और उसका कुल मूल्य रुपये में 1000 है, पिछला वीडियो में मैं बताया था। और इस चरण के लिए खरीदा गया कच्चा माल मध्यवर्ती मूल्य 0 है, क्योंकि बीज वगैरह जो भी था किसान के घर में था, और इसलिए उनको किसान को पैसा डायरेक्ट रूप से देना नहीं पड़ा, बीज का भुगतान उनको नहीं करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर उसका कच्चा माल या मध्यवर्ती मूल्य 0 हो जाएगा। और इस चरण में मूल्य संवर्धन रुपये में 1000 माइनस 0 बराबर 1000 ही होगा। ठीक है। अगला चरण में हम देखते हैं धान से क्या बन गया, चावल बन गया, और उसमें हम रेट भी वहां पर बताए थे चावल का 20 रुपये के रेट में, तो 1200 रुपये हो गया। तो यहाँ इस चरण के लिए खरीदा गया कच्चा माल, कितना में खरीदे थे, कच्चा माल 1000 में खरीदे थे। धान चावल बनाने के लिए धान कितना में खरीदे थे, 1000 में। तो इस 1000 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और इस 1200 में 1000 को माइनस कर देंगे। देखो 1200 है कुल मूल्य रुपये में, या वास्तविक मूल्य जो हम बताए थे उसमें इस मध्य मूल्य को 1000 को घटा देंगे, कितना आ गया 200। फिर तीसरा स्टेप मुरमुरा बनाकर जो बेचा गया था 2750 रुपये का हुआ था, इसमें हम चावल जो खरीदे थे 1200 में उसको घटा देंगे 2750, इसको यहाँ लिख दिए 1200 को, और यहाँ लास्ट कॉलम 2750 माइनस 1200 कर दिए तो 1550 हो गया। अब हमको इस मूल्य संवर्धन विधि से कुल उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 1000 को यहाँ, इस 1000 को यहाँ पर ले आए, फिर उसके बाद जो 200 है उसको यहाँ ले आए, फिर ये 1550 है उसको यहाँ पर ले आए, और तीनों को हम जोड़ दिए तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 2750 रुपये, जो उत्पादन का कुल मूल्य हो गया। तो ये कुल उत्पादन ज्ञात करने का मूल्य संवर्धन विधि है, और जो अंतर राशि आता गया है उसी को हम यहाँ पर जोड़े। जैसे 1000 का मध्यवर्ती मूल्य 0 था, इसलिए 1000 ही आ गया मूल्यवर्धन मूल्य, और दूसरा 1200 रुपये में चावल को खरीदे थे तो उसका मतलब 1200 रुपये का चावल हुआ था कुल मूल्य, उसको खरीदे थे 1000 में, तो हम 1200 में 1000 को माइनस कर दिए
तो 200 आया। और वैसे तीसरा में चावल को खरीदे थे 1200 रुपये में और कुल मूल्य था 2750 रुपये, तो उसमें हम घटा दिए 1200 को, 1550 बच गया। तो इन तीनों को जोड़ दिए 1200 और 1550, तो हमको क्या प्राप्त हो गया 2750। इस वीडियो को आप बार बार देखें और देखेंगे तो पूरा दिमाग में आपको बैठ जाएगा, रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों को, विद्यार्थियों को फायदा हो, लाभ हो। धन्यवाद।